हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो कई टॉपिक हैं, जैसे इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं धीरज सेठ, उनको किस देश ने अपनी सेना का मानद जनरल बना दिया है। भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है, मैत्री। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में दूसरे ऐसे भारतीय बने हैं इतिहास में जिन्होंने मतलब जीत हासिल की है। किस राज्य के बेलवा मीनापुर लिंक चैनल वहाँ की पहली रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना है जो कि पूरी हुई है। किस राज्य में भारत का पहला वर्चुअल जू और 14D थिएटर शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने किस बीमारी को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है। इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको बताऊं, शुरुआत करते हैं कि बिहार में बीपीएससी ने टीआरई यानी टीचर के TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसके आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है और हमारे क्वेश्चंस खूब टकराते हैं उसमें। तो उसके लिए आप बेसिक मेंबरशिप ले सकते हैं, अभी तो छूट चल रही है शार्प लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। आंसर क्या होगा? पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि जनरल धीरज सेठ कन्फर्ड ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। ठीक है, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। उन्होंने 17 अगस्त को ये तमगा दिया है, ये रैंक प्रदान की है। और ये समारोह कहाँ पर हुआ है? तो ये काठमांडू के जो शीतल निवास है, जो वहाँ का जो राष्ट्रपति जो भवन कहिए उसका नाम है शीतल निवास, तो वहीं पर यह आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, वहाँ के राष्ट्रपति वो इनको तलवार देंगे और इस तरीके से एक सेरेमनी हुआ और उसमें नेपाल सेना का मानद जनरल ये अपॉइंट कर दिया गया है जनरल धीरज सेठ को। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, एक परंपरा है, 1950 से ये परंपरा चली आ रही है भारत और नेपाल के बीच में। ये दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुख को अपनी सेना का मानद जनरल की ऑनररी टाइटल देते हैं। ये जो है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में मजबूत संबंध और दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उसकी घनिष्ठता को दिखाता है। तो दोनों देशों ने इस परंपरा को शुरू कब किया था? 1950 में शुरू किया था। और इसके लिए नेपाल और भारत के जो थल सेना के अध्यक्ष होते हैं यानी आर्मी चीफ होते हैं, उनके द्वारा एक दूसरे देशों में यात्रा की जाती है। जैसे वहाँ के जो जनरल हैं उनको भी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल का खिताब दिया हुआ है इंडियन आर्मी का। ठीक है, तो ये जो खिताब मिला है नेपाल पड़ोसी, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप रेड कलर में। तो अगर हम बात करेंगे कि भारत के ऐसे पहले जनरल कौन थे जिनको नेपाल ने ये ऑनररी टाइटल दिया था, तो जनरल KM करियप्पा। 1950 में नेपाल की सरकार ने यहाँ वहाँ के जो उस वक्त तो राजतंत्र था, तो उसने मानद जनरल की उपाधि दी थी पहली बार। पहले व्यक्ति थे जनरल KM करियप्पा। ठीक है, तो ये जो है वो लगातार चल रहा है। अच्छा, इस दौरान धीरज सेठ ने वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात की और आपसी हित, द्विपक्षीय सैन्य संबंध, उन सबको मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। ठीक है, तो बात कर ले नेपाल और भारत के संबंधों की। तो वैसे भौगोलिक संबंध अगर देखेंगे तो भारत के जो 5 राज्य हैं, कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उसके साथ 1751 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। और भारत और नेपाल के रिश्ते ठीक ठाक ही रहे हैं लगातार। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बालेंद्र शाह। और राष्ट्रपति जिन्होंने मानद जो जनरल की उपाधि दी है वो है रामचंद्र पौडेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित हुआ है? तो वो है थाईलैंड। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच में ये अगस्त में हुआ मैत्री 15वां संस्करण ये आयोजित किया गया था। थाईलैंड के सूरत थानी स्थित, मतलब सूरत थानी एक जगह है, वहीं पर एक आर्मी का एक शिविर है, वहीं पर यह आयोजन किया गया। तो दोनों देशों की सेनाओं के
पचासी पचासी 85 जवान उसमें शामिल थे। और जंगल, इसके अलावा जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये अभियान किया गया, अभियान चलाया गया आतंकवाद वगैरह वगैरह इन सब को लेकर। और भारत की ओर से मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स उसके सैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा, ये वजह जो मैत्री अब ये एक्सरसाइज है, ये पिछले साल अगर 2025 की बात करेंगे तो सितंबर में आयोजित हुआ था भारत में, मेघालय के उमरोई में ये आयोजन हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर आयोजन हुआ, इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का जो अध्याय 7 है उसमें जंगल और शहरी वातावरण में जो आतंकवाद से निपटने के लिए जो देश क्षमता बढ़ाते हैं मिलजुल कर, उसके तहत ये किया गया है। क्लियर हो बात? एक बार थाईलैंड भी देख लेते हैं मैप के जरिए। अपना प्यारा भारत है ये, और चलते हैं थाईलैंड की ओर। थाईलैंड आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है थाईलैंड। इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। यहाँ के सम्राट होते हैं, उनका नाम है क्या? वजीरा लोंगकॉर्न, और शॉर्ट में उनको राम 10 भी कहा जाता है, राम 10। ठीक है, उनके जो राजा है ना, किंग, उनका उपनाम राम भी होता है, भगवान राम के नाम पर। ओके, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चरण विराकुल। मुद्रा यहाँ पर चलती है थाई बात। ठीक है, और पड़ोसी देशों की बात करेंगे थाईलैंड की तो लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इधर म्यांमार हो गया, मलेशिया भी हो गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पड़ोसी देश इसके हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट कौन बने? नाम है उनका क्या? आशीष यादव नाम है उनका। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा के बाद ऐसा जीत हासिल करने वाले वो व्यक्ति हैं। मतलब नीरज चोपड़ा पहले थे अंडर 20 चैंपियनशिप जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसमें जेवलिन थ्रो में, और पहले तो वो नीरज चोपड़ा थे, दूसरे हैं आशीष यादव। अच्छा, आशीष यादव ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था, यूजिन नामक एक जगह है वहीं पर। ठीक है, तो ये आयोजन हुआ है और शानदार ढंग से 7 अगस्त को मुकाबले में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत हासिल की है। 74.09 मीटर जो थ्रो किया, भाला फेंका जेवलिन, उसी के तहत उसमें दूसरे स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में 68.80 किलोमीटर के बेलवा मीनापुर लिंक चैनल वहां की पहली रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना है? आंसर क्या होगा इसका? बिहार। ठीक है, बिहार की है ये, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। हालांकि ये कुछ दिन पुराना है ये कंटेंट, लेकिन ये कंटेंट मतलब मैं कोशिश यही रहती है कि कोई भी कंटेंट छूटे नहीं, जो भी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से एग्जामिनेशन में खूब टकराते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी अभी जो एक मैसेज आया कि ग्रुप डी का के बच्चा है और वो कह रहा है कि हमने 6 मंथ का पढ़ा था, वीडियो मैराथन देखा और उससे 15-16 प्रश्न सीधे सीधे फंस गए हैं। तो ये जो आप लोग जो ऐप पर, यानी जो ऐप पर जो व्हाट्सएप का लिंक है वहाँ जो मैसेज करते हैं आप लोग वो, तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे दूसरे राज्यों के, अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशंस के उसके एक किसी ने बनाया था, वो कह रहे थे कि वीडियो की उनके क्वेश्चंस खूब टकराए, मतलब यहाँ के करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कोशिश रहती है कि अगर कोई छूट भी गया तो उसको भी कवर कर लिया जाए। तो अब इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। ये बेलवा जो है ना वो, एक तो ये जो इंटरलिंकिंग है रिवर का, बेलवा मीनापुर, बेलवा जो है ना वो शिवहर में है, बिहार के शिवहर जिले में, और मीनापुर मुजफ्फरपुर जिले में है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने ही शिवहर जिले के पिपराहाटी प्रखंड में इसका उद्घाटन किया। मतलब कि ये पूरा हो चुका है, ये इसका जो चैनल यानी नहर का निर्माण का काम। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जो बागमती नदी है उसमें अगर जैसे पानी बढ़ता है तो उसको गंडक नदी में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि बागमती से जो बाढ़ वगैरह है वो ना हो, और दूसरी ओर शिवहर में वहाँ पर सिंचाई वगैरह के काम भी हो सकेंगे। ठीक है,
तो परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें कर ली। एक तो बिहार का ही पहली रिवर इंटरलिंकिंग यानी नदी जोड़ो परियोजना बिहार सरकार ने ये ऐलान किया है, कहा है कि ये है, ठीक है। और ये अच्छा, ये जो चैनल है इसको बेलवा धार भी शॉर्ट में कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई क्वेश्चन में ही मैंने बताया था 68.8 किलोमीटर है। लागत इसकी आई है 130.88 करोड़ रुपए। और ये चैनल क्या करता है, यानी ये चैनल का मतलब कि नहर है, कैनाल टाइप का है। वो क्या करता है, तो बागमती नदी को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ देता है। इसके तहत बागमती नदी का जो अतिरिक्त पानी है, यानी जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ फैल जाती है बिहार के मीनापुर और आसपास के क्षेत्रों में, वो पानी बेलवा यानी शिवहर होते हुए मतलब वो बूढ़ी गंडक में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, कभी मतलब बूढ़ी गंडक का पानी उस तरफ, बागमती नदी का, बागमती का उस तरफ, ये इस तरीके से होगा। और ये परियोजना बिहार जल संसाधन विभाग यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है बिहार का, उसके तहत ये किया गया है, चलाया जा रहा है। इसमें लाभान्वित जो जिले हैं वो कौन कौन है, तो वो शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और पूर्वी चंपारण है। ये सब जो है ना वो इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये पूरी नहर या जो इंटरलिंकिंग जो किया गया है उसकी वजह से सब लाभान्वित जो जिले हैं वो हैं। लाभान्वित कई तरीके को हो रहे हैं, एक तो सिंचाई, दूसरी ओर बाढ़ का प्रकोप जो है ना वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो एक और मैप में भी देख लेते हैं, बिहार को देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना और उसी में ये है बिहार प्यारा। तो यहीं पर ये मुजफ्फरपुर है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर। तो इसी के पास यहाँ से जो है ना वो इस तरफ ये रिवर इंटरलिंकिंग चैनल, वो उसकी उद्घाटन ये किया गया है। क्लियर होगा बात? अच्छा, अब सवाल होगा कि क्या बिहार में नदी जोड़ने का कोई अन्य परियोजना भी है? एक और है ना जिसकी काफ़ी चर्चा रही है। पहला तो ये है बेलवा मीनापुर लिंक चैनल जो कि शुरू हो चुकी है, और दूसरी परियोजना है कोसी मेची लिंक परियोजना। कोसी मेची से रिलेटेड पिछली बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी में, यूपीएससी में, और उसमें ये लाभान्वित जिलों के नाम पूछे गए थे। अगर याद होगा आपको तो मैं बताऊं, वो सब मैंने बताया था। उसका भी कंटेंट मतलब वो पिछले साल के करंट अफेयर्स में वो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस परियोजना में ये जो दूसरी है जो इंटरलिंकिंग बिहार की जो कोसी मेची जो परियोजना है, उसके तहत क्या है कि कोसी नदी को महानंदा नदी की जो सहायक नदी है मेची नदी, उससे जोड़ने का काम है। और इसका प्रभाव बिहार और नेपाल के क्षेत्रों पर पड़ेगा, मतलब जो बाढ़ है ना उसका प्रभाव थोड़ा कम हो पाएगा। और ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट की जो आर्थिक मामलों की समिति है, उसने इस परियोजना को एक तरह से मतलब PMKSYAIBP यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, उसके अंतर्गत भी शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप है गूगल प्ले पर, तो सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले पर, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ पर दो तरह के बैचेज चलते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और इसमें आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है। और ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब PDF, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाता है आपको। और दूसरा है ISPSS से एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये अलग तरह का है और इसमें बिल्कुल अलग लेवल की तैयारी होती है। इसमें संडे को स्पेशली लाइव क्लासेस होते हैं 3-4 घंटे के। तो जो भी ज्वाइन किए हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने भी ये बैच लिया हुआ है तो वो ऐप पर ही क्लास देखें, क्योंकि यूट्यूब वाला उससे इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे डिस्कशन नहीं होता है, वहाँ पर होता है डेली वाले वीडियो में भी, और संडे को तो स्पेशली यहाँ पर होता है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और अभी रिपब्लिक डे ऑफर भी चल रहा है, हो सकता है कल तक ये समाप्त हो जाए ऑफर, तो आप देख लेना, ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत निर्मित बेलवा मीनापुर लिंक चैनल निम्नलिखित में से किन 2 प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ता है? मैंने सोचा एक और प्रश्न होना चाहिए कि नदी को लेकर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंसर क्या होगा इसका?
अभी मैंने बताया था। आंसर होगा इसका बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी, ये वाला सही आंसर होगा। 68.8 किलोमीटर लंबी है ये, बिहार की पहली रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना। और ये चैनल मानसून के समय में खासतौर पे बागमती नदी के जो अतिरिक्त बाढ़ का पानी है उसको बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर यानी जू और 14D थिएटर शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में ये वर्चुअल चिड़ियाघर है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ना, उसका कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय उसी में शुरू हुआ है। 8,000 वर्ग फीट फैला हुआ है ये। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है, करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो 14 तरह के इफेक्ट हैं, यानी 4D है, 14 तरह के डायमेंशन के तहत और उसमें दिखाए जाएंगे। तो इसमें मतलब कोई व्यक्ति बैठेगा ना वहाँ पर, ये इस तरह की चेयर्स होंगे, तो उसको लगेगा कि हम सचमुच वहीं पर हैं, जंगल में हैं। जैसे हवा वैसी चलेगी, कोहरा आएगा, अ, अगर बारिश है तो पानी की हल्की बूंदें आएंगी। तो ये सब इफेक्ट वहाँ पर दिया जा रहा है। बिल्कुल वाटरप्रूफ स्क्रीन साउथ कोरिया से मंगाई गई वहाँ पर, और वहाँ पर शो चलाया जाएगा 20-20 मिनट का। 14D मतलब 14 तरह के डायमेंशंस होंगे उसमें। ठीक है, तमाम जानवर देख सकेंगे, एक्चुअल में होंगे नहीं लेकिन आपको लगेगा कि सामने से मेरे बगल से कोई जानवर गुजर रहा है। अगला क्वेश्चन कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। दरअसल ये दिन क्यों, इसी दिन 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल था, वहीं पर एक विनाशकारी बम विस्फोट हुआ था और उसमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसलिए ये दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस बीमारी को अधिसूचित करने योग्य बीमारी यानी नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने का ऐलान किया या निर्देश दिया है? आंसर क्या होगा? कैंसर होगा इसका आंसर। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 19 राज्यों और तमाम यूनियन टेरिटरी से कि वो ये आदेश जो है ना वो करें, इसको पालन करें। ठीक है, भारत के 17 राज्यों में पहले से ही कैंसर को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जा चुका है। बाकी बचे हुए जो 19 हैं स्टेट और बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं, उन सबको ये कहा गया है और कहा गया है कि इसको आदेश का पालन करें और हमें बताया जाए। ठीक है, और कैंसर की जांच के जो कदम है वो जरूरी कदम, उसका दायरा और बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, एक याचिका आया था, यानी एक मामला आया था वहाँ पर, उसमें ये कहा गया था कि भारत में कैंसर के बहुत मामले बढ़ते जा रहे हैं, मरीज बहुत हैं, लेकिन इसको नोटिफाइबल डिजीज घोषित ना करना संविधान के अनुच्छेद की धारा 14 और 21 का मतलब उल्लंघन करके ये कहा गया था कि संवैधानिक कर्तव्य, राज्य का जो संवैधानिक कर्तव्य है उसका गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि समान परिस्थिति वाले नागरिकों को एक समान उपचार से वंचित करता है नोटिफाइबल डिजीज नहीं होने पर। तो ऐसा क्यों है? दरअसल क्या होता है ना, नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने से कैंसर रोगियों की रिपोर्टिंग करने में मदद मिलती है, मतलब उनका डेटा सरकार के पास जमा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्चुअल पता चलता है कि कितने मरीज हुए हैं, चाहे वो मरीज प्राइवेट सेक्टर में जाए या सरकारी सेक्टर में जाए। अगर कहीं भी डिटेक्ट हो रहा है कि ये कैंसर है, उसकी पूरी डिटेल गवर्नमेंट को देनी होती है। इससे सरकार को भी पता चलता है कि इतने सारे कैंसर के मामले हैं और संभावना आगे ऐसी है, तो इसकी रोकथाम, स्क्रीनिंग, इसके इलाज के लिए कैसे नीतियां बनाई जाए। क्योंकि अगर कैंसर को शुरुआती स्टेज में 1, 2, 3 स्टेज तक भी अगर पता चल गया तो वो ठीक हो जा सकता है। बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं कैंसर से। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। EWC स्पोर्ट्स वर्ल्ड चेस कप 2026 खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। ठीक है, कार्लसन ने फाइनल में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लजाविक को 2-0 से हराकर ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि बताएं। तो वह है 18 अगस्त। 18 अगस्त 2026 को अभी 81वीं पुण्यतिथि जो है ना वो मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी पुण्यतिथि याद करने के पीछे जो
ताइपे यानी ताइवान की जो विमान दुर्घटना है वो ऐतिहासिक है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब अंत हो रहा था तो उसी दौरान 18 अगस्त 1945 को ताइपे यानी ताइवान के जो एक हवाई अड्डा है उसका नाम है मत्सुयामा, वहाँ पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और जापान के और जो बाकी आधिकारिक रिपोर्ट्स आई उसमें ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस विमान पर सवार थे और दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलसने के बाद फिर उसी दिन एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था। हालांकि ये रहस्य मृत्यु का जो है ना वो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। भारत सरकार ने कई सारे आयोग गठित किए थे इसको लेकर, जैसे शहनवाज खान समिति थी, खोसला आयोग था, मुखर्जी आयोग था। और जन सामान्य के बीच में नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी बहुत सारे मतभेद हैं। एक मुखर्जी आयोग भी था, उसने ताइवान की घटना के दावे को खारिज कर दिया था। तो जिसके कारण 18 अगस्त की जो तारीख है ना, इतिहास में अभी भी एक चर्चित और अनसुलझा सा विषय बने हुए। हालांकि मुखर्जी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भारत सरकार ने उसके निष्कर्षों को खारिज कर दिया था। ठीक है, मतलब भारत सरकार ने उसकी बात नहीं मानी थी और ये पूरी बात हुई थी। ठीक है, तो हालांकि भारत सरकार ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है ना 18 अगस्त को माना है, हालांकि ये विवादास्पद भी है। ठीक है, नेताजी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1857 1897 उस समय हुआ था। उड़ीसा के कटक में एक प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस उनके घर में, उनकी माँ का नाम प्रभावती देवी था। ठीक है, जयंती तो उनके पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन होता है 23 जनवरी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो, अगर हम उनके बारे में कुछ और बातें कहेंगे, 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में प्रतिष्ठित ICS यानी भारतीय सिविल सेवा उसमें चौथा रैंक प्राप्त किया था। उनके पिता की इच्छा थी, कहा जाता है कि हमारा बेटा जो है ना वो ICS क्रैक करे, यानी उस समय जो सिविल सर्विस यानी DM वगैरह बनते थे वो उसी के जरिए बनते थे। लेकिन उन्होंने पास कर लिया, उसका कहा कि हम अंग्रेजों की गुलामी में हम काम नहीं करेंगे, और 1921 में पद से त्यागपत्र दे दिया था और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने, मतलब शुरू में तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, फिर बाद में दो धरा हुआ, एक गरम दल, एक नरम पंथ, तो उसमें फिर इन्होंने वहाँ से आगे बढ़कर आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था, आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया था। नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहा था, रेडियो से ऐलान किया था और संबोधित किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर, फादर ऑफ द नेशन के तौर पर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर, फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बाय।